जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सफ़र इंग्लिश का में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। बच्चों, मैं आप लोगों के बीच में देखिए ये यूज लेके उपस्थित हूँ जिसका नाम है वाज और वेयर। क्या नाम है? वाज और वेयर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को यूज सिखाऊंगा वाज और वेयर का, कि ये हमारे ट्रांसलेशन में जब हमारे सामने हिंदी के वाक्य दिए जाते हैं तो उस वाक्य में वाज और वेयर का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए बच्चों, एक एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको बड़े ही सिंपल तरीके से वाज और वेयर को आप समझ जाएं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ वाज और वेयर। एक एक चीज़ सीखना शुरू करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर वाज के नीचे लिखा है था या थी, और यहाँ वेयर के नीचे लिखा है थे। इसका ये मतलब है बच्चों कि अगर वाज कहीं भी रहेगा, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है था या थी, लेकिन अगर वेयर रहेगा तो इसका हिंदी में अर्थ निकलता है थे। इसका मतलब ये भी है बच्चों कि अगर कहीं पर भी हिंदी में लिखा है था या थी तो उसका अंग्रेजी होता है वाज, और लेकिन अगर मान लीजिए थे लिखा है तो उसका अंग्रेजी बनता है वेयर। अब बच्चों यहां पर देखिए, आपके सामने वाज या वेयर लिखा होगा, आप देख रहे होंगे वाज या वेयर। तो बच्चों यहाँ पर एक एक चीज को पहले हम समझ लेते हैं कि वाज का प्रयोग कैसे करते हैं और वेयर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए वाज के सामने लिखा है कि इसका अर्थ मतलब वाज का अर्थ, इसका अर्थ था या थी होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया था, वाज का हिंदी में अर्थ था या थी होता है। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इसका अर्थ था या थी होता है। तो बच्चों आपको ये जानना होगा कि वाज जो होता है ना, इसका हिंदी में अर्थ होता है था या थी। और क्या इसके बारे में बताया जा रहा है? इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई के साथ होता है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है या आई क्या है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं, आप समझिएगा। यहां पर बच्चों कह रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन का कर्ता। ये एक वचन का कर्ता क्या है अभी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। लेकिन ये आप जानते रहिए कि वाज का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई के साथ होता है। अब यहां पर देखते हैं, ये देखिए आप, यहां पर वेयर लिखा है। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि इसका अर्थ थे होता है, इसका अर्थ थे होता है, थे। और आगे क्या बता रहे हैं? इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। बच्चों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर वाज के प्रयोग में कहा गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन वेयर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो बच्चों आप जब तक ये नहीं जानते रहेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो आप वाज या वेयर का यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटकर हम आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश किए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो बच्चों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा है सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। अब यहां पर देखिए बच्चों लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट और यहां पर लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट। तो बच्चों अगर आज के बाद से अगर आपसे कोई ये पूछे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो चलिए अब बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से कर्ता आते हैं, उनका क्या नाम है, यहाँ पर मैंने बड़े सीक्वेंस में एक एक नाम को लिख रखा है। आप केवल देखते जाइए, आप वीडियो मात्र देखने से ही आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको कहते हैं एक वचन का कर्ता। क्या कहते हैं बच्चों? एक वचन का कर्ता। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, तो देखिए यहाँ पर बताइएगा आप। यहाँ पर लिखा है ही, सी, इट, दिस, दैट और प्लस सिंगुलर नेम। तो बच्चों देखिए कितना सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नेम। बच्चों ये सिंगुलर नेम क्या है, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए ही, सी, इट, दिस, दैट तो समझ में आ रहा है। ये सिंगुलर नेम क्या है? सिंगुलर नेम में बच्चों वो नाम आते हैं जो मतलब प्लूरल नहीं होते हैं। प्लूरल नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या है, अब हम आपको बता दें। जैसे हम काऊ और काउज, गाय और गायें,
अगर ये फर्क आप समझ पा रहे होंगे, काऊ और काउज, डॉग और डॉग्स, बॉय बॉयज। तो जो बच्चों बिना यस का नाम होता है ना, उसी को सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, सिंगुलर नेम कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंगुलर नेम। तो सिंगुलर नेम वही होते हैं जो बिना यस के लिखे जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि बॉय और बॉयज, तो बॉयज आपका वो प्लूरल है, लेकिन बॉय जो है वो सिंगुलर है। तो इसमें सिंगुलर नेम में वो सभी नाम आएंगे जो बिना एस के होते हैं। जैसे डॉग हो गया, पेन हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया। और इसके अपोजिट में, मतलब इसके आगे अगर हम प्लूरल की बात करें तो वही हो गया काउज, गोट्स, डॉग्स, ये सब नाम प्लूरल हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अच्छा देखते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको कहते हैं बहुवचन का कर्ता। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बहुवचन का कर्ता। अब बहुवचन के कर्ता कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज प्लस प्लूरल नेम। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लस प्लूरल नेम। अब ये प्लूरल नेम क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे डॉग और डॉग्स, जो डॉग्स है वही तो हमारा प्लूरल नेम है। काऊ, काउज, जो काउज है वही तो हमारा प्लूरल नेम है। पेन, पेन्स, जो पेन्स है यही तो मेरा प्लूरल नेम है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसको समझना कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। बच्चों मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल बताया। अब चलिए, जिस प्रकार से हमने आपको भी दिस और दैट रिसेंटली में अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपने उसको देखा, उसमें भी मैंने आपको दिस और दैट की यूज में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। मतलब साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, हर प्रकार के वाक्य पर हम सेंटेंस बना बना के आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे। हमारा आप सभी बच्चों से निवेदन है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो इस लेक्चर को आप बड़े ही पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ एक एक चीज़ देखिएगा। वीडियो के अंत तक आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हमें वाज और वेयर का यूज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आपको एक एक प्रकार के सेंटेंस को, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको ट्रांसलेशन बनाना सिखाना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम आपके सामने यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य लिखे हैं। बच्चों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग बहुत ही पेशेंस के साथ एक एक चीज़ देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले बच्चों देखिए, यहाँ पर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यहाँ पर निगेटिव का स्ट्रक्चर और यहाँ पर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हमने लिख रखा है, साथ ही साथ हमने सेंटेंस भी लिखा है। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वेयर में से किसी एक को लिखेंगे और जो नाम लास्ट में बचा रहेगा फिर उसको लिख देंगे। बच्चों सेंटेंस में वाज लिखें कि वेयर लिखें, ये आप सेंटेंस देखकर ही पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये था और थी और थे लिखा है। अगर सेंटेंस में कहीं था या थी आया है तो आप वाज लिखेंगे, और अगर थे आया है तो आप वेयर को लिखेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर लिखा है राम मेरा दोस्त था। इसका ट्रांसलेशन करने से पहले नियम कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखें। देखिए सब्जेक्ट के बारे में अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसमें अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर राम मेरा दोस्त था, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट आया है राम, तो हम सबसे पहले लिखेंगे राम को, RAM, राम। इसके बाद वाज या वेयर में से किसी एक को लिखेंगे, तो मेरा सेंटेंस में आया है था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाज। अब अंत में कह रहा है कि नेम लिखिए, जो नाम बचा है वही तो मेरा नेम होता है। तो राम की अंग्रेजी ये हो गया, था की अंग्रेजी मेरा दोस्त, यही बचा है, तो मेरा दोस्त की अंग्रेजी होता है माई फ्रेंड। अब देखिए ये आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, लड़के बहुत मेहनती थे। लड़के बहुत मेहनती
थे। तो अब सबसे पहले नियम के हिसाब से ये कह रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट रखिए, तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम रखेंगे यहाँ पर बॉयज। क्यों रखेंगे बच्चों बॉयज? क्योंकि यहाँ पर देखिए लड़के शब्द आया है और लड़के की अंग्रेजी बॉय नहीं बल्कि बॉयज होगा, और मेरा ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल माना जाएगा। हमने आपको इससे पहले भी बताया सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और जब सब्जेक्ट ही मेरा प्लूरल हो गया तब तो वाज आएगा नहीं, अब आएगा मेरा वेयर। अब जो बचा है वो नेम। अब हम यहाँ पर मेरा बचा है बहुत मेहनती, और बहुत की अंग्रेजी होता है वेरी, और मेहनती की अंग्रेजी होता है लेबोरियस। क्या होता है बच्चों? लेबोरियस। लेबोरियस की स्पेलिंग LABORIOUS। ये देखिए लेबोरियस मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी, ये लेबोरियस की स्पेलिंग हो गया, और मेरा ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। तो चलिए बच्चों देखिए ये सेंटेंस हो गया। अब ये अफर्मेटिव का अंतिम सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सभी अध्यापक एक जैसे थे। इस सेंटेंस में बच्चों देख रहे हैं जो ये मेरा सब्जेक्ट है ना, सभी अध्यापक। हम आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं, अगर आपको भविष्य में आपके सामने अगर ऐसा वर्ड आए सभी अध्यापक, और इससे संबंधित और भी शब्द आ सकते हैं, जैसे सभी लड़के, सभी लड़कियां, सभी गाय, सभी कुत्ते, अगर ऐसा शब्द आता है तो इसका ट्रांसलेशन करना बड़ा ही आसान होता है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इसका शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, जो है हमारा सभी अध्यापक। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे होंगे सभी लिखा है, और सभी की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे आल। क्या लिखेंगे बच्चों? आल। और नियम है कि आल के तुरंत बाद हम लगाते हैं द। इसके बाद जो ये अध्यापक शब्द है, इस अध्यापक को इंग्लिश में कहते हैं टीचर, लेकिन नियम कहता है कि आल के बाद द लगाएंगे, और द के बाद जो भी नाउन रखेंगे वो सिंगुलर में नहीं बल्कि प्लूरल में लिखेंगे। और प्लूरल में रखने का मतलब बच्चों ये है कि अध्यापक की अंग्रेजी टीचर नहीं बल्कि टीचर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टीचर्स। और ये नियम है बच्चों कि सभी अध्यापक हो, चाहे सभी लड़के हो, चाहे सभी लड़कियां हो, सभी डॉक्टर हो, तो आल के साथ जो भी नाम रखते हैं वो प्लूरल में रखते हैं। तो यह भी देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया ऑल द टीचर्स। अब नियम के हिसाब से वाज या वेयर में से किसी एक को रखेंगे। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं जब सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया तो यहाँ पर आने वाला है वेयर। क्या आएगा बच्चों? वेयर। और लास्ट में कह रहे हैं नेम रखने के लिए, तो नेम है यहाँ पर एक जैसे। एक जैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक जैसे को कहते हैं सेम। क्या कहते हैं बच्चों? सेम। जैसे हम आप किसी चीज़ को देखते हैं, अगर एक जैसा रहता है तो हम कहते हैं कि रे देखिए ये एकदम सेम है, एक जैसा है। तो यहाँ पर एक जैसे की अंग्रेजी सेम हो गया। तो बच्चों देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस का देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी है, जिसमें नियम कह रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, वाज या वेयर में से किसी एक को रखिए, नॉट को रखिए, और अंत में नेम रखिए। यहाँ पर नॉट इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि बच्चों देखिए सेंटेंस ही हमारा निगेटिव का है। तो चलिए इसमें पहला सेंटेंस लेते हैं, और पहला सेंटेंस है कि मैं मोहन का पड़ोसी नहीं था। अब निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही रखेंगे। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है मैं, इसकी अंग्रेजी होती है आई। आई के साथ अब क्या रखें? वाज की वेयर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप, इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई के भी साथ होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। तो यहाँ पर हम आई के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे? वाज का। वाज या वेयर में से किसी एक को लिखने के बाद अब हम लिखेंगे नॉट। चूंकि मेरा निगेटिव सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर नहीं शब्द आया है, तो हम लगा देंगे नॉट। अब बच्चों लास्ट में यहाँ पर देख रहे होंगे नेम रखने के लिए कहा जा रहा है। तो नेम इसमें क्या आया है? मोहन का पड़ोसी। क्या नाम आया है? मोहन का पड़ोसी। तो देखो बच्चों इसका अंग्रेजी बनाने के लिए बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रकार से अगर कोई नाम आए ना, मोहन का पड़ोसी, मोहन का भाई, मोहन के भैया, मोहन के पापा, मोहन के गुरुजी, अगर ऐसा शब्द आता है तो इसका अंग्रेजी बनाना बड़ा ही आसान होता है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन को, मोहन, और इस जो का लिखा है ना, का के की, इसकी अंग्रेजी होती है एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस लगा देने से ही यहाँ पर जो का के की है इसकी अंग्रेजी बन जाती है। अब बचा पड़ोसी का, तो पड़ोसी की अंग्रेजी तो आप जानते होंगे, नेवर होता है। नेवर, NEIGHBOUR। देखिए बच्चों इस प्रकार से अंग्रेजी बन गया। लेकिन हाँ बच्चों ध्यान देना कि अगर मोहन का पड़ोसी, मोहन का भाई, मोहन के गुरुजी, मोहन का मोबाइल, अगर ऐसा नाम आता है तो अंग्रेजी ठीक इसी प्रकार से बनेगा। नाम लिखिएगा,
इस का के की के लिए एपोस्ट्रॉफी एस लगाइएगा, फिर जो पड़ोसी है उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। अब आते हैं यहाँ पर सभी विद्यार्थी उपस्थित नहीं थे। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आया था सभी अध्यापक, यहाँ पर आया सभी विद्यार्थी। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर इससे संबंधित अगर कोई भी वर्ड आता है तो आपको घबराना नहीं है, बड़े आसानी से उसकी अंग्रेजी बन जाएगी। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, कैसे बनेगा। पहले सभी की अंग्रेजी हम लिखेंगे ऑल, लगाएंगे द, और यहाँ पर देखिए विद्यार्थी आया है, विद्यार्थियों को क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। अब इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट, और इसमें लगा देंगे एस, क्योंकि ऑल सभी विद्यार्थी की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, प्लूरल है, तो यहाँ पर लग जाएगा एस। ये मेरा अभी सब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज या वेयर से किसी एक को लगाना है, तो मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगेगा वेयर। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो लगा देंगे नॉट। अब लास्ट में नेम रखने के लिए कहा, नेम आया है उपस्थित, उपस्थित की अंग्रेजी होता है प्रेजेंट। ये देखिए हो गया प्रेजेंट। अब चलिए निगेटिव का अंतिम सेंटेंस लेते हैं। रेखा की सहेली बुद्धिमान नहीं थी। अब बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मोहन का पड़ोसी, ऐसे यहाँ पर नाम आ गया रेखा की सहेली। तो अब इसका अंग्रेजी बनाना आपको बहुत सरल लगेगा, आप तुरंत बना देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, कैसे बनेगा ये। पहले लिखेंगे रेखा, इस की अंग्रेजी हमने अभी बताया, आपको याद होगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाने से होता है। सहेली की अंग्रेजी क्या होता है, फ्रेंड होता है, फ्रेंड। अब हो गया रेखाज फ्रेंड, रेखा की सहेली। अब रेखा की सहेली जो है वो तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वाज या वेर से किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग। अब फिर चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट। अब अंत में नेम रखने के लिए कह रहा है, जो नाम आया है या अंतिम में जो शब्द बचा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बुद्धिमान शब्द है, और बुद्धिमान को कहते हैं बच्चों वाइज। ये देखिए इस प्रकार से आपका निगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब बच्चों आते हैं ये अंतिम सीक्वेंस में, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर भी बना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कह रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाज या वेयर से किसी एक को, सब्जेक्ट नॉट, और अंत में जो नेम है उसको लिख देंगे, हो जाएगा। एक चीज़ हम आपको बता दें बच्चों, यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल होते हैं, सेकेंड रूल होते हैं, थर्ड रूल होते हैं। तो उसको हम बारी बारी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए होता क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना जो पहला सेंटेंस होता है या रूल नंबर फर्स्ट होता है, रूल नंबर फर्स्ट में ये होता है कि वाक्य की जो शुरुआत होती है वो क्या से होता है। किससे होता है बच्चों, क्या से। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तो वो माना जाता है कि ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल है। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब वो मान लेते हैं कि ये सेकेंड रूल है। और थर्ड रूल क्या होता है, अगर सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द आ जाए तब वो इंट्रोगेटिव का थर्ड रूल हो जाता है। तो बच्चों एक चीज़ और हम बता दें इसमें कि अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है, किससे, क्या से। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहला सेंटेंस क्या चपरासी कमरे में था, तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है। बच्चों हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तब उसका ट्रांसलेशन व्हाट से कभी नहीं होता है। ये ग्रामर का नियम है। कहते हैं कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तो आप सबसे पहले व्हाट कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि भाई यहाँ पर ये क्या आया है तो हम लगा देंगे सबसे पहले क्या, व्हाट, और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो ऐसा नहीं करना है। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तो बच्चों आप व्हाट कभी भी भूल के मत लगाइएगा। नियम कहता है कि अगर क्या से वाक्य की शुरुआत हो रहा है तो वाज या वेयर में से किसी एक को रखना है। तो चलिए अब एक एक सेंटेंस को हम आपको बता देते हैं। तो पहला सेंटेंस है क्या चपरासी कमरे में था। तो नियम के हिसाब से अभी मैंने बताया वाक्य क्या से चालू है तो आप व्हाट से नहीं शुरू करेंगे बल्कि वाज या वेयर में से किसी एक को लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वेयर चलता है। तो मेरा है चपरासी, और यहाँ पर चपरासी जो शब्द है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर क्या लगाएं, यहाँ पर आएगा वाज, क्योंकि चपरासी कोई एक है, सिंगुलर है। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट मेरा चपरासी ही है, और चपरासी की अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, प्यून होता है, वाज प्यून। अच्छा यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नॉट लगाइए। नॉट बच्चों तभी लगेगा जब मेरा सेंटेंस में कहीं नहीं शब्द आया रहे, अर्थात ये निगेटिव रहे। निगेटिव तो है नहीं तो नॉट नहीं लगेगा, सीधे आ जाते हैं नेम पर। अब नेम पे आएंगे तो बच्चों यहाँ पर नाम हमारा बचा है कमरे में, क्या है,
कमरे में, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इन द रूम, इन द रूम। अच्छा बच्चों, इस प्रकार से हम आपको बता दें कि अगर जैसे आए है कमरे में, इसी प्रकार से अगर आ जाए मंदिर में, बगीचे में, स्कूल में, कक्षा में, मार्केट में, अगर ऐसा शब्द आता है तो इसका अंग्रेजी बनाना बड़ा सरल है। कैसे? अगर कमरे में है तो इन द रूम, अगर मान लीजिए कहें मंदिर में है तो आप कहिए इन द टेम्पल, हम कहें बाजार में है तो आप कहिए इन द मार्केट, हम कहें कक्षा में है तो इन द क्लास। इस प्रकार से बन जाएगा। तो चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम्हारा दोस्त दिल्ली में था? अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले वाज या वेयर में से किसी एक को रखेंगे। सेंटेंस की शुरुआत क्या से है? सब्जेक्ट मेरा है तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आना चाहिए वाज को। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट रखेंगे तुम्हारा दोस्त मतलब योर फ्रेंड। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद कह रहे हैं नॉट लगाइए। नॉट तभी लगेगा बच्चों जब सेंटेंस निगेटिव रहेगा, तो नॉट तो इसमें नहीं, कहीं लगा ही नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, सीधे नेम पे आ जाएंगे और नेम पे आएंगे तो यहाँ पर दिल्ली में है तो इन दिल्ली लिखेंगे, इन दिल्ली, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और इस सेंटेंस में बच्चों क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें इन के बाद द नहीं लगेगा क्योंकि ये दिल्ली एक शहर का नाम है और शहर के नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इन दिल्ली हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये सेंटेंस हो गया। अब आते हैं इस सेंटेंस पे, बच्चे बाहर क्यों थे? अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले मैं बच्चों आपको बता दूं, देखिए शुरू में हमें बताया था कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। अब प्रश्नवाचक शब्द देखिए अब क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द आपको मालूम होगा, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, यही सब तो है क्वेश्चन वर्ड। तो अगर ये वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो ट्रांसलेशन करने से पहले हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। अब क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, वाई माने क्यों होता है। इसके बाद वाज या वेयर में से किसी एक को लिखेंगे। तो अब यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चे, तो बच्चों की अंग्रेजी तो चिल्ड्रेन होता है और ये सिंगुलर तो होता नहीं है, प्लूरल होता है, और जब प्लूरल होता है तो वाज आएगा कि वेयर। तो आप भली बात जान रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर आने वाला है वेयर। अब सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट मेरा इसमें कौन है? बच्चे, और बच्चे की अंग्रेजी होता है चिल्ड्रेन, ये हो गया चिल्ड्रेन। अच्छा, सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा क्योंकि निगेटिव भी नहीं है। अब नेम रखेंगे, नेम में यहाँ पर केवल एक ही शब्द आया है बाहर। अब बाहर की अंग्रेजी बच्चों क्या होता है? आउट या आउटसाइड, आप चाहे आउट लिखें चाहे आउटसाइड, दोनों सही है। चलिए हम आउटसाइड लिख देते हैं, आउटसाइड, और लगाएंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंट्रोगेटिव का अंतिम सेंटेंस लेते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है तुम मेरे भाई के साथ क्यों नहीं थे? अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले जरा देखें, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आया है। तो अब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हूबहू जो पूरा लिखा है, क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा, सब्जेक्ट भी, नॉट भी और नेम भी, सब कुछ आने वाला है। तो चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से रखने वाले हैं। तो क्वेश्चन वर्ड तो मेरा क्यों है, और क्यों की अंग्रेजी होता है वाई, वाई हो गया। अब वाज या वेयर में से किसी एक को रखेंगे, वाज या वेयर में से किसी एक को रखेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट को देख लें। सब्जेक्ट है मेरा भाई, नहीं सॉरी, मेरा भाई नहीं बच्चों, यहाँ पर तुम, यहाँ पर तुम मेरा सब्जेक्ट है। तो यू सब्जेक्ट है तो यू तो प्लूरल होता है, जब प्लूरल होता है तो आ जाएगा कि वेयर, तो यहाँ पर आने वाला है वेयर। अब इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी होता है यू। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बिल्कुल नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द आया है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगने वाला है। अब नॉट के बाद ये करें नेम रख दीजिए। तो इसमें बच्चों नेम क्या है? मेरे भाई के साथ। अब इसकी अंग्रेजी बनाना है। अब देखिए बच्चों इसमें एक नया वर्ड, यूनिक वर्ड आया है, मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा वर्ड आए जैसे मेरे भाई के साथ, मेरे पापा के साथ, मेरे मम्मी के साथ, मेरे गुरुजी के साथ, मेरे दीदी के साथ, ऐसा वर्ड अगर आपके साथ आए, अगर आपके सामने आए तो इसका भी ट्रांसलेशन करना बड़ा ही आसान होता है। देखिए कैसे होगा। मेरे भाई के साथ, जो के साथ है ना, के साथ विथ होता है, क्या होता है? विथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विथ, इसके बाद जिसके साथ की बात हो रही उसकी अंग्रेजी रख देते हैं। तो मेरे भाई, मेरे भाई की अंग्रेजी क्या होता है? माई ब्रदर, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, विथ माई ब्रदर, अगर हम कहें कि मेरे मम्मी के साथ तो विथ माई मदर, हम कहें भैया के साथ विथ ब्रदर,
पापा के साथ विथ फादर, गुरुजी के साथ विथ टीचर। इस प्रकार से इन वर्ड को बना लेते हैं। देखिए बच्चों कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल तरीके से हमने आज आप लोगों को वाज और वेयर का यूज सिखा दिया। बच्चों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप पहली बार हमारी वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।